नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी में। और आज हम जिस खूंखार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो खूंखार टॉपिक का नाम राइबोसोम है। ठीक है, अब देखिए, खूंखार से मेरे नाम याद आया। आपके गांव में, आपके कस्बे में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई भी खूंखार या फिर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो क्या होता है, वो कैसे होता है वो शक्तिशाली? या तो वो शरीर में शक्तिशाली हो या फिर वो पैसे से शक्तिशाली हो। लेकिन यहाँ पर जब जिस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं वो राइबोसोम है। देखिए, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक छोटा सा है लेकिन उसके पास फैक्ट्री है। ठीक है, तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका नाम राइबोसोम है और उस राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। अब देखिए, जो प्रोटीन बनाता है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी होता है। अरे तुम्हारी तरह थोड़ी है यार छोटा मोटा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है भाई। जो फैक्ट्री बना, जो जिसके पास फैक्ट्री है, जो प्रोटीन का निर्माण करना है, वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। वो छोटा मोटा सेल ऑर्गेनल थोड़ी है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनल है। तो ऐसे ही ये एक छोटा सा ऑर्गेनल है जिसका नाम राइबोसोम है और ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। देखिए, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। जिस प्रकार एक आपके गांव में या फिर आपके शहर में, कस्बे में जो भी एक शक्तिशाली होता है व्यक्ति, वो कैसे होता है? वो या तो उसके पास पैसे ज़्यादा हो या फिर उसके पास शक्ति ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, बॉडी बिल्डर हो। तो भैया, अब देखिए, जिसके पास शक्ति ज़्यादा है, जिसके पास पावर ज़्यादा है, जो उद्योगपति है, उसकी क्या है, गांव में सब जगह चलती है। वो हर व्यक्ति, हर जो भी कोई गांव में कोई भी नया काम होता है तो उसको हर कोई बुला के लेके जाता है। उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं होता, क्योंकि भाई वो सबसे बड़ा उद्योगपति है हमारे गांव का, सबसे बड़ा वो निर्माण करता है। तो उसी प्रकार ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार उस व्यक्ति की चलती है, यानी कि वो संचालन करता है पूरे गांव का। कौन? जो भी कोई उद्योगपति है, जो जिसके पास शक्ति है, पैसा है, जिसके पास फैक्ट्री है, तो इसीलिए वो क्या है, गांव का संचालक कहलाता है। उसी प्रकार ये राइबोसोम जो है सेल का, यानी कोशिका का इंजन कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है भाई? इसके पास पावर है, ये प्रोटीन का निर्माण करना है और आपको पता है प्रोटीन बना कुछ नहीं है शरीर में, तो उस इसीलिए ये भी कोशिका का संचालन या इंजन, सेल इंजन या कोशिका इंजन कहलाता है। देखिए, ये जो राइबोसोम है इसको सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में देखा था। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में देखा था। उसके बाद, ठीक है, पादप कोशिकाओं में देख लिया। उसके बाद पेलाडे नाम का एक व्यक्ति आता है और पेलाडे व्यक्ति ने पेलाडे व्यक्ति ने राइबोसोम को सबसे पहले जंतु कोशिका में देखा था। और जैसे ही इन्होंने जंतु कोशिका में देखा तो इन्होंने इसका नाम पेलाडे कण भी रख दिया। किसका? राइबोसोम का। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद हो गई होंगी कि सबसे पहले तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। दूसरी बात, इसे सेल इंजन कहते हैं। तीसरी बात, ये सर्वप्रथम रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने देखा था, वो भी पादप कोशिका में। अगर जंतु कोशिका की बात आए तो पेलाडे ने जंतु कोशिका में देखा था सर्वप्रथम। ठीक है, इसलिए इन्हें पेलाडे कण भी कहते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद, अब जिसके पास पैसा अधिक होता है, जो समृद्ध व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, उसे कोई रोकता टोकता नहीं है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी है, एक लपड़ दिया चुप बैठ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भैया, वो किसी से नहीं रुकने वाला, तो उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। इसी बात से हम याद रख सकते हैं कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम, उसके ऊपर कोई आवरण यानी कि झिल्ली नहीं होती। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, झिल्ली रहित कोशिकांग। अब देखिए, जैसे भाई बता, बात पावरफुल व्यक्ति की हो रही है, तो पावरफुल व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसके पास पावर है। ठीक है, ऐसे ही राइबोसोम क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलता है। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, मैंने पढ़ा दिया है पहले भी, अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों पढ़ा दिए, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ये सेल ऑर्गेनल हैं, इन दोनों सेल ऑर्गेनल के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। सेल ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेल ऑर्गेनल हैं, यानी कि कोशिकांग हैं। अब जो चीज कोशिकांग है और उसके अंदर भी, ये भी तो कोशिकांग ही है राइबोसोम, उसके अंदर भी कोशिकांग पाया जा रहा है, तो क्या हम कह नहीं सकते इस बात को कि राइबोसोम जो है वो कोशिका के भीतर कोशिका अंग के भीतर कोशिकांग है, कह सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, और कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कोशिका के भीतर, कोशिका अंग के भीतर कोशिकांग है, तो सबसे पहले राइबोसोम नाम लिखा आएगा वहां पर, ठीक है। एक नोट है जो बात बता देता हूँ, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, आपने आरबीसी सुनी होगी, रेड ब्लड सेल्स, जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है उसमें क्या है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें एब्सेंट होता है, उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी बात इसकी हम कर लेते हैं, राइबोसोम की जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कितने घटकों से मिलकर बना होता है, तो दो घटकों से। देखिए आरआरएनए और प्रोटीन, आरआरएनए और प्रोटीन इन दोनों घटकों से मिलकर क्या बना होता है, राइबोसोम। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, और इसीलिए क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों है, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण या आरएनपी, इसलिए इसे आरएनपी या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं, ठीक है। साइज की बात कर लेते हैं, तो देखिए 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा कोशिकांग होता है ये राइबोसोम जो है, लेकिन भैया पावरफुल है, क्योंकि ये निर्माण कर रहा है प्रोटीन का, फैक्ट्री है। अब यार जिस बंदे के पास फैक्ट्री हो तो आप तुम जानते हो क्या है, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तो ऐसे ही ये भी है छोटा सा, लेकिन काम बहुत बड़ा है, और 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम इसका साइज होता है, ठीक है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में या नोटबुक में इसको छाप लें, ठीक है। आगे हम इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और आपको पता है कि जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो राइबोसोम है वो जो क्या है, स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो है वो ईआर पर है, यानी कि रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर लगा होता है। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है राइबोसोम कैसा होता है, स्वतंत्र, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कैसा होता है, आर पर लगा हुआ होता है, ठीक है, आर पर चिपका हुआ होता है राइबोसोम। अब देखिए स्वतंत्र रूप से चिपका हुआ रहता है, तो श्वेतबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके ऊपर गणना की थी और एक कोएफिशिएंट दिया था, तो वह कैसे दिया था उसको मैं बता देता हूँ। देखिए राइबोसोम एक, तुम ये मान लो कि जमे हुए दूध की तरह है। अब देखिए जमा हुआ दूध
जब उसमें आपने अपने देखा होगा कि अपनी मम्मी उसको मथती है, यानी कि उसमें रही डालती है और उसको मथती है, और मथने के बाद में ऐसे घुमाया जाता है तो जो घी होता है, मक्खन होता है, वो ऊपर आ जाता है और जो नीचे होता है वो छाया रह जाती है। ठीक है, मक्खन ऊपर आ जाता है, उसे निकालिए। उसी प्रकार राइबोसोम का भी राइबोसोम में भी एक गति कराई गई थी, और कोशिका द्रव्य से इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए श्वेतबर्ग ने क्या कराया था, सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया था, अपकेंद्रण कराया था। अपकेंद्रण विधि आप जानते होंगे, अपकेंद्रण विधि किसी भी चीज को बुलाना। ठीक है, तो अपकेंद्रण विधि से इसको कोशिका द्रव्य से पृथक किया था। किसको, राइबोसोम को। देखिए वो कैसे किया था। उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में से राइबोसोम ले लिए, यानी कि कोशिका द्रव्य ले लिया, और उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उस टेस्ट ट्यूब को बार बार घुमाया, यानी कि उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और घुमाने के बाद में उन्हें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों सेल्स में उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो 70 नंबर पर, यानी कि 70S, और यूकैरियोटिक में 80S। अब देखिए 80S और 70S क्या है, ये नंबर है, यानी कि ये कोएफिशिएंट है, और S का मतलब होता है श्वेतबर्ग ने किया था। तो किन्होंने किया था सेंट्रीफ्यूगेशन, श्वेतबर्ग। ठीक है, श्वेतबर्ग वैज्ञानिक ने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, किस में कराया, राइबोसोम में कराया, और राइबोसोम दोनों कोशिकाओं से, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों कोशिकाओं से, तो जो प्रोकैरियोटिक में 70S पर मिला और यूकैरियोटिक में 80S नंबर पर मिला। अब देखिए इनकी दो उप इकाइयां होती हैं, 70S जो है उसकी दो उप इकाइयां होती हैं। ठीक है, एक 50S और एक 30S। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि 50S जो है और 30S का मतलब क्या है। ये आप कहेंगे सर आप ये तो 50S और 30S तो 80S हो रहे हैं, लेकिन ये सब तरीके से देखिए, इसका मतलब ये है कि 50S और 30S को जब मिलाया जाता है, यानी कि ये छोटी और बड़ी उप इकाइयों को जब मिलाया जाता है, तो उनका दोनों का सम जो आता है, यानी कि जो उनका कोएफिशिएंट आता है वो कितना आता है, वो 70 आता है। और S का मतलब आपको पता है श्वेतबर्ग, तो उसका उसने अपने नाम से लिया S। और उसके बाद में 80S का जो है उसकी भी दो इकाइयां होती हैं, एक 60S और एक 40S, ये दोनों इकाइयां होती हैं। अब देखिए 30S, ये 30S जो राइबोसोम है ये किससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि 30S और 50S और 30S ये दोनों 70S है। अब इससे भी तो कुछ मिलकर बना होगा, तो प्रोकैरियोटिक में ये जो है वो 23S और 5S, क्या है ये, rRNA। ठीक है, यहां पर भी ये rRNA, इन दोनों से तो 50S मिलकर बना होता है। और 30S की बात करते हैं तो ये 16S rRNA। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 60S जो है वो 28S rRNA और 28S और 5S rRNA और 5.8S rRNA, इनसे मिलकर बना होता है 60S। और जो 40S है वो 18S rRNA, इनसे मिलकर बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं
कि उस आरआरएनए का नाम बताइए, या उस वह कौन सा आरआरएनए है जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी अलग अलग नंबर है, 23S तो यहाँ पर 28S, 5S सॉरी 16S तो यहाँ पर 18S, 5 पॉइंट है ही नहीं दोनों। लेकिन जो एक 5S आरआरएनए है, देखिए 5S और ये 5S, ये 5S आरआरएनए दोनों कोशिकाओं में यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक दोनों में 5S मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में ही 5S इस प्रकार का आरएनए मिलता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें, ये इनका ये हो गया। अब संगठन की बात करते हैं, रासायनिक संगठन की। रासायनिक संगठन। अब रासायनिक संगठन क्या होता है? तो देखिए जो 80S आरएनए होता है, अब 80S राइबोसोम जो है वो किस में मिल रहा है? यूकैरियोटिक में, और 70S प्रोकैरियोटिक में। तो मैं यहां लिख सकता हूं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब इनका रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक में 40% आरआरएनए होता है प्लस 60% प्रोटीन। इसमें 60% आरआरएनए और 40% प्रोटीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में डाइमर बनता है, तो मैं आपको डाइमर के बारे में बता देता हूँ। डाइमर कैसे बनता है? एक शब्द आता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ये आता है। देखिए 50S प्लस 30S, यहाँ पर जो इनकी सांद्रता होती है, जो ये राइबोसोम बनते हैं वो Mg2+ पर निर्धारित होते हैं, Mg2+। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो सांद्रता होती है वो 0.001 होती है, और यहाँ से बनता है 70S। अब ये 70S जो है, इसमें Mg2+ की सांद्रता जो है 0.001 है। ठीक है, उसके बाद में ये 70S प्लस 70S, यहाँ पर Mg2+, और यहाँ पर सांद्रता 0.01, और कितनी हो जाएगी? तो एक डाइमर बनेगा जिसका नाम है 100S, इसको बोलते हैं डाइमर। अब देखिए, यानी कि 70S और 70S दो प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं आपस में, और मिलने के बाद में उनसे एक 100S प्रकार का डाइमर बनता है। ठीक है, उसमें जो सांद्रता है Mg2+ की वो 0.01 होती है। अब देखिए एक डाइमर और बनता है, जैसे 60S प्लस 40S Mg2+, यहाँ पर 0.001, और क्या बनता है 80S राइबोसोम। अब 80S से क्या होगा? 80S प्लस 80S, 80, ठीक है 80S, इससे क्या बनेगा? 120S प्रकार का डाइमर।
और ये डाइमर कैसा होता है, इसमें सांद्रता कैसी होती है, Mg2+ की, Mg2+ की 10 गुना अधिक। किससे, इससे। ये जो सांद्रता है यानी कि 0, इसकी मेन सांद्रता होती है जो 0.1 होती है, इससे 10 गुना ज्यादा है ये, और 10 गुना ज्यादा होते ही ये क्या बन जाएगा, 120 प्रकार का डाइमर बन जाएगा। ठीक है, तो ये डाइमर बन गया। और डाइमर क्या होते हैं, देखिए ऐसे डाइमर बनेगा, ये mRNA, ये छोटी उपिकाई, ये बड़ी उपिकाई, फिर ये छोटी उपिकाई और ये बड़ी उपिकाई, फिर ये छोटी उपिकाई और ये बड़ी, ऐसे बनता है डाइमर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आया होगा। ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं डाइमर जो बन रहे हैं 100S और 20S, ये तो नॉर्मली हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम की जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि प्रोटीन कैसे बनाता है। ठीक है, मैं आपको इसकी संरचना समझा देता हूँ थोड़ी सी। देखिए ये छोटी उपिकाई है, ये बड़ी उपिकाई है, इसको आधार कहा जाता है, इसको टोपी कहा जाता है। देखिए टोपी, ये आधार। ठीक है, अब देखिए इसके बीच से mRNA जा रहा है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, mRNA और राइबोसोमल RNA यानी कि rRNA। ठीक है, ये rRNA दिख रहा होगा। अब इस पे 2 स्थल पाए जाते हैं, ये P स्थल है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। ये A स्थल है, इसे अभिग्राही स्थल कहते हैं। अभिग्राही स्थल क्या करता है, यहाँ पर जो tRNA आएगा वहां से वो tRNA क्या करेंगे, उनका कोड करेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा पूरी प्रक्रिया। और ये छोटी उपिकाई है, बड़ी उपिकाई, ये rRNA और प्रोटीन है इसमें जो है छोटी उपिकाई, बड़ी उपिकाई में। और ये जो खांच है ये दिख रही है आपको इसके बीच में, इसे बोलते हैं अंतरा राइबोसोमल खांच। अब बात करते हैं, देखिए आपको किसी चीज की निर्माण की जरूरत है और ये इसका आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री है, तो कोई भी चीज फैक्ट्री किसी भी चीज का निर्माण करती है तो वो उसे कच्ची चीज चाहिए होती है और कच्ची सामग्री चाहिए होती है। ठीक है, तो अब उसे कच्ची सामग्री मंगाने के लिए कुछ ना कुछ साधन भी चाहिए होगा कि भाई इस साधन में कच्ची सामग्री लोड होकर आएगी फैक्ट्री तक, फिर उसको दूसरे चीज में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए अपने को कोई चीज लानी होती है तो अपन क्या करते हैं, ट्रक, बस, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उससे अपन कोई भी चीज लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जैसे ये कोई कोशिका द्रव्य है, क्या है, कोशिका द्रव्य है। और आपको पता है कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एमिनो एसिड्स। तो यहां पर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स। अब ये एमिनो एसिड्स को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम में लाने का काम कौन करेगा, ये करेगा भाई tRNA। कौन करेगा, tRNA। किसको लेकर आएगा, एमिनो एसिड्स को यहां पर लेके आएगा, किसमें, छोटी उपिकाई में। और ये एमिनो एसिड्स को लेकर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए नॉर्मली बना रहा हूं मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए। यहां पर जुड़े होते हैं एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स। और ये tRNA है, ये क्या है, tRNA। अब ये tRNA एमिनो एसिड्स को लेकर आ रहा है और यहां पर होते हैं एंटीकोडोन। ये एंटीकोडोन इस एमिनो एसिड्स से पेकोडोन होते हैं, उनसे जुड़ जाएंगे। और ये जो mRNA जा रहा है ये मैसेंजर है, ये मैसेज करता है, संदेश करता है कि भाई अब प्रोटीन बनाने का समय आ गया है और अब प्रोटीन बननी चाहिए, ये इसको मैसेज देता है। और tRNA को मैसेज देता है और tRNA यहाँ से लेके आता है कोशिका द्रव्य से एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स को लेकर आएगा और यहाँ पर tRNA ऐसे
यहाँ से आ रहे हैं एमिनो एसिड्स और यहाँ से आ रहे हैं कोडोन। ये कोड लेके आ रहा है, मैसेज लेके आ रहा है कि अब इस प्रकार की इस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, अब इस प्रकार की, यानी कि नए नए प्रकार की। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 अनिवार्य होते हैं। अब इनमें ये मैसेज लेके आ रहा है, ये एमिनो एसिड्स लेके आ रहा है टीआरएनए, और यहाँ पे आके ए स्थल पे ये इन दोनों का कोड हो जाएगा, और कोड होने के बाद में अब प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। और ये धीरे धीरे ऐसे प्रोटीन ब्लॉक्स बनते जाएंगे, ये एमआरएनए आगे चलता जाएगा, ये प्रोटीन्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है। अब आपको बता देता हूँ कि राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं। तो बताया गया हो तो सबसे पहले कि ये प्रोटीन निर्माण करता है या फिर संश्लेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइबोसोम खत्म हो गया है, और ये छोटा सा आदमी था लेकिन बड़ा खूंखार निकला, क्योंकि ये इसके पास प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, और ये प्रोटीन का इसने निर्माण कर दिया। तो हमने इसको पूरा समझ लिया है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे प्रोटीन निर्माण करता है, और इसकी पूरी कोडोन वगैरह ये सारे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वहाँ पे ये आएंगे, उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको और ये राइबोसोम यानी कि जो अपनी ये हैं सेल ऑर्गेनल्स, इनकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर सारी सेल बायोलॉजी के सारे सेल ऑर्गेनल्स की वीडियोस दे रखी हैं। आप उनको देखिए, एंजॉय करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।